नमस्कार, न्यूज 18 हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो प्रदेश के पब्लिक हेल्थ मिनिस्टर और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, दो मंत्रालय ऐसे जो सीधे जनता के साथ जुड़े हैं। ऐसे ही मंत्री रणबीर गंगवा जी हमारे साथ हैं। उनसे विभिन्न विषयों पर बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। नमस्कार गंगवा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार। सबसे पहले तो आपके राजनीतिक सफर के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल से आपकी शुरुआत हुई और राज्यसभा के सदस्य रहे, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, उसके बाद डिप्टी स्पीकर रहे, अब ऐसे महकमे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं जो सीधे जनता से जुड़े हैं। क्या ऐसी मजबूरी रही कि इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आना पड़ा? देखिए अंकित जी, मेरा तो राजनीतिक सफर 2000 से शुरू हुआ। जब मैंने जिला परिषद का चुनाव लड़ा उस समय मैं किसी भी पार्टी में नहीं था। जब चुनाव लड़ करके उसके बाद में फिर मैं उस टाइम इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार थी, उसमें मैं शामिल हुआ और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अंदर उसके बाद में जब मैंने काम करना शुरू किया तो विभिन्न पदों पर भी मैं रहा और 2000 से लेकर के 2005 तक मैं जिला परिषद का मेंबर रहा और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का जिला का बैकवर्ड सेल का जो है मैं अध्यक्ष रहा, हिसार का। उसके बाद में 2005 में मैंने दोबारा चुनाव लड़ा। हमारी सरकार चली गई थी, कांग्रेस की सरकार बन गई थी। मैं 5 में जब दोबारा बना मेंबर तो मैं फिर 5 से लेकर के 10 तक जो है वाइस चेयरमैन रहा जिला परिषद हिसार का और फिर मुझे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का भी जनरल बॉडी का भी जिले का अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद में 2009 का चुनाव भी मैंने लड़ा एमएलए का और उस चुनाव में जिस तरीके से जो उस समय में जो प्रोफेसर संपत सिंह और ये थे जो पार्टी छोड़ के चले गए थे और मुझे अचानक चुनाव लड़वाया गया 2009 के अंदर और मैं चुनाव वो कुछ वोटों से हार गया था। उस टाइम संपत सिंह जी बने थे नड़वा से। उसके बाद में 2010 में मुझे राज्यसभा में भेजा गया। 10 से लेकर के 14 तक मैं राज्यसभा में रहा। 14 में फिर दोबारा चुनाव आ गया और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मुझे टिकट दिया नड़वा से ही और मेरे सामने प्रोफेसर संपत सिंह जो सिटिंग विधायक थे और जो डिप्टी सीएम रहे चंद्रमोहन चौधरी भजनलाल जी के बेटे, वो उन्होंने मेरे सामने चुनाव लड़ा और मैं वो चुनाव जीता। जीतने के बाद में जैसे आपको पता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2018 में 2 फाड़ हो गई और 2 फाड़ होने के कारण जिस तरीके से हालात उसके बन गए, हालात ये थे कि या तो आप राजनीति छोड़ दें और या फिर पार्टी चेंज कर लें, क्योंकि जब परिवार के अंदर आपस में फूट होना और वो भी 2 धड़ों में बट जाना तो एक तरफ जाओगे तो दूसरों से मतलब एक तरीके से, क्योंकि मेरा तो उन सब से ही मेरा ठीक रिलेशन थे, तो मैंने ये निर्णय लिया कि फिर जो पार्टी तोड़ दी है इन लोगों ने, जब हमने जिस पार्टी के अंदर दिल से काम किया वो टूट गई है, तो एक बार तो राजनीति छोड़ने का ही विचार आ गया था। उसके बाद में आदरणीय मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने कहा कि आप अच्छे आदमी हैं, आप आए इसके अंदर। तो मैं उनकी नीतियों से प्रभावित भी था कि जिस तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर विशेष रूप से जो नौकरियों को एक शुरुआत करने का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया, मैं कहता हूं कि एक हरियाणा के अंदर बड़ा चेंज अगर किसी ने करने का काम किया तो आदरणीय मनोहर लाल जी ने करने का काम किया। उन्होंने मुझे कहा, मैं 6 महीने पहले एमएलएशिप से रिजाइन दे करके और लोकसभा चुनाव से ही पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और जिस तरीके से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश का नेतृत्व कर रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो देश का गौरव बढ़ा विश्व पटल के ऊपर, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए मैंने ज्वाइन की और 2019 के अंदर मैंने फिर भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित चुनाव लड़ा और वो चुनाव में जीता और मुझे डिप्टी स्पीकर बनाया गया। कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल ने भी आपको पूरा मान सम्मान दिया। ओम प्रकाश चौटाला की बात करें तो उन्होंने आपको राज्यसभा का टिकट दिया, राज्यसभा का मेंबर बनाया। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अगर इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गए थे तो आपने वो विकल्प नहीं चुना कि ओम प्रकाश चौटाला के साथ ही चला जाए?
देखिए अंकित जी, मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा कि देखिए, आपकी जो अपनी जो प्रॉपर्टी है, आपकी पेरेंटल है या जो आपने जो कमाया है, उसके वारिस आपके जो परिवार के लोग या आपके बेटे बेटी हो सकते हैं, बट जो पार्टियां हैं, पार्टियों के अंदर हजारों लोग, हजारों कार्यकर्ता काम करते हैं, उनकी आस्था जुड़ी हुई होती है, उनकी मेहनत जो है लगी होती है, और उसको एकदम से जिस तरीके से परिवार का आपसी झगड़े के कारण वो तोड़ने का काम किया, उससे आम जो कार्यकर्ता आहत हुआ, और उसी का परिणाम है कि आज आप देख सकते हैं, चाहे वो जेजेपी बनी, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल बनी, उनकी हालत उसके बाद में क्या हुई। और जहाँ तक आपने मेरी बात कही, नो डाउट मुझे चौटाला साहब ने बहुत मान सम्मान दिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने मुझे पूरा सम्मान दिया, मैंने पहले शुरू से मैं ये बात कहता आया हूँ। और लेकिन जिस तरीके से जो हजारों हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत से जो एक पार्टी खड़ी की थी, उस पार्टी को तोड़ने का काम किया, और हालात ये हो गए, या तो आप पार्टी छोड़ दें या राजनीति छोड़ दें। और मैं आपको सही बताऊं, राजनीति छोड़ने का भी विचार मेरे मन में आ गया था, लेकिन लोगों के, कार्यकर्ताओं के कह लीजिए, या फिर जिस वर्ग से मैं आता हूं, क्योंकि उसके अंदर राजनीतिक लोग बहुत ज़्यादा नहीं हैं और लोगों की अपेक्षाएं होती है, और मैंने कहा भी लोग ये कहेंगे ये भी एक शुरुआत हुई थी, इसने भी जो है वो टाल कर दी, या बगैर ही कोई रास्ता बनाए अब तक जो है जिस वर्ग से हम आते हैं उससे में कोई ज़्यादा राजनीतिक लोग है भी नहीं, और इन्होंने भी कर दिया। तो उस तमाम चीज़ों को देखते हुए आप यूँ कह सकते हैं कि जितने लोग हमारे साथ, क्योंकि आप जब राजनीति करते हैं तो बहुत से लोग केवल आप तक ही जुड़े होते हैं, वो कुछ जानते भी नहीं ऊपर के नेताओं को, वो आप तक सीमित होते हैं। कोई भी काम जो कहते हैं वो आप तक कहते हैं, और वो कहते हैं यार हम तो आपके साथ जुड़े थे इतने टाइम से, आपने छोड़ दिया एकदम से है। तो इसलिए कार्यकर्ताओं का भी दबाव होता है, साथियों का दबाव भी होता है। लेकिन जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के बारे में भी कहा जाता है, चौधरी देवीलाल के बारे में भी कहा जाता है कि उन्होंने भी एक आम व्यक्ति को उठाने का काम किया, जैसा कि आप खुद अपने से लगा सकते हैं कि आपने भी एक किस्सा भी बताया, वो एक बार दर्शकों को फिर से बताएंगे कि राज्यसभा का जो टिकट आपको मिला तो किस तरह का वो एक घटनाक्रम चला, क्योंकि आप इलेक्शन हार गए थे, और इलेक्शन हारने के बाद जो बाद में राज्यसभा तक पहुंचने का सफर कैसा रहा। मैं तो एक साधारण घर से जो मैं चुनाव लड़ा, और हमारे जो वर्कर जो थे पार्टी के, वो ज्यादातर वर्कर संपत सिंह जी के साथ इसलिए चले गए थे कि उन्होंने देखा कि ये बड़ा नेता है, उसके साथ मैं तो वो किस्सा जानना चाह रहा हूं कि लोगों को पता चले कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने किस तरह से। उसके बावजूद मेरा और जिस्मा जी का केवल 5,000 का अंतर था, और उसी दिन काउंटिंग वाले दिन मेरे पास फोन आया था चौटाला साहब का, उन्होंने कहा था कि यार आपके साथ तो धोखा हो गया। धोखा का मतलब उनका ये तो कहने का था भी हमारे पार्टी के वर्कर है वो से चले गए, अदरवाइज चुनाव का रिजल्ट कुछ और होता। उनका कहने का मतलब ये था, और उसको कहा आप चिंता मत करो। मैंने कहा भाई जिस तरीके से एक वर्कर को हौसला देते हैं, इसलिए कहते होंगे 6 महीने की बात है, मुझे नहीं पता कि उन्होंने पहले सोच लिया था या नहीं सोच लिया था, लेकिन वो 6 महीने बाद में एक शाम को मैं, हमारे वहाँ गांव है शाड़वा से हम बुरे आए थे, बुरे गांव के अंदर थे, और उस टाइम मेरे पास फ़ोन आता है शाम को 5 बजे कि कहाँ हो। मैंने कहा मैं गाँव के अंदर हूँ, और उन्होंने टेलीफोन किया कि आप सर्टिफाइड जो आपका जो वोटर कॉपी है उसकी कल के लेके आना, आपका नॉमिनेशन में कवरिंग कैंडिडेट के रूप में भराएंगे, टॉप सीक्रेट रखना है। ये बातें कही तो मैं उस दिन गया, और अगले दिन मेरा नाम अनाउंस करके उन्हें भरने का काम किया। नो डाउट एक साधारण घर से और एक छोटे किसान परिवार से कह लीजिए जहाँ से मैं आता हूँ, और बैकवर्ड क्लास से मैं आता हूँ, तो वहाँ से उन्होंने भेजने का काम किया। अब राजनीतिक सफर की जहां तक बात हुई, अब आपको एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आपके पास 2 मंत्रालय जो हैं, पब्लिक हेल्थ मंत्रालय है और पीडब्ल्यूडी मंत्रालय है। कैसे देख रहे हैं इन मंत्रालयों को, क्योंकि सीधे आम आदमी से जुड़ा हुआ मंत्रालय है? क्या क्या काम ऐसे हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं और जो कुछ किए हैं पिछले 8 महीने की अगर बात करें तो? देखिए 2 डिपार्टमेंट मेरे पास है, एक तो पीडब्ल्यूडी B&R। पीडब्ल्यूडी बिल्कुल आपने ठीक कहा कि डायरेक्ट लोगों से जुड़ा होता है, आदमी
घर से बाहर निकलते ही सड़क पे आता है, चाहे वो स्कूटर से आए, चाहे वो मोटरसाइकिल से आए, चाहे कार से आए। और किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि उनका रोड कैसे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। हमने ये भी कह दिया है कि जो रोड अभी पुअर कंडीशन के अंदर है, जब तक उनके टेंडर नहीं होंगे, जब तक उनके कार्यान्वयन होंगे, तब तक उनके ऊपर पैच वर्क लगा दिया जाए, ताकि रोड हमारी एकदम से ठीक हो। मुझे जो विभाग की तरफ से जो सूचना मिली, जो डिपार्टमेंट से जो मंगाया गया है, कुछ एक रोड ऐसी है जो ज़्यादा खराब कंडीशन के अंदर है, उन पे पैच वर्क भी नहीं किया जा सकता क्योंकि ज़्यादा टूटी हुई है। उन रोड्स को छोड़ करके बाकी सभी रोड्स पर जब उनके टेंडर नहीं होंगे, जब तक वो बढ़ेंगे नहीं, उन पर पैच वर्क लगाया जाएगा। वो डेट भी हमने 15 जून तक दी हुई है। और उसके बाद में इस साल के अंत तक वो रोड सारी की सारी बना दी जाएगी। हमने एक टारगेट लिया है कि हम नई रोड इस साल के अंदर नहीं बनाएंगे, पहली जो रोड जितनी बनी हुई है उनको हम एकदम से ठीक तरीके से हम करने का काम करेंगे। और आप ये देखेंगे कि इस जून महीने के बाद में आप हरियाणा प्रदेश के अंदर ये देखेंगे कि रोड की हालत अच्छी आपको हर जगह मिलेगी। पीने के पानी का विभाग भी और आपके पास। उसके बाद हमने पीडब्ल्यूडी के अंदर भी हमने जितनी भी हमारी 12 फुट की रोड है, जो विशेषकर जो शहर से गांव को जाती है, काफी रोड 12 फुट की है। हमारा टारगेट यह है कि अगले साल तक हम उन सारी रोड्स को 18 फुट के बनाने का काम करेंगे। आज साधन बढ़ गए हैं, आज किसान के पास ट्रैक्टर भी है, कार भी है, मोटरसाइकिलें भी है, ताकि किसी को दिक्कत परेशानी ना आए। और 18 फुट की रोड हम पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हम बनाने का काम जो है वो करेंगे। जहाँ तक पीने के पानी की बात है, हमारा 2 तरीके से हम पानी पहुँचाने का काम करते हैं। एक तो नहर आधारित हमारी जो पीने का पानी हम उपलब्ध कराते हैं जल घर के अंदर, और दूसरा ट्यूबवेल से हम सप्लाई करते हैं। जहाँ जहाँ पानी ग्राउंड वाटर मीठा है वहाँ हम ट्यूबवेल से हम पानी पहुँचाने का काम करते हैं। लगभग 45% जो है हमारा जल आधारित है, इस नहर आधारित जल हम देते हैं, पहुँचाते हैं। और 55% में हम ट्यूबवेल वाला जो है एरिया जो है, जहाँ पानी नीचे ग्राउंड वाटर अच्छा है, उससे हम पहुँचाने का काम करते हैं। जो नहर आधारित है हमारा है, उसमें हमारा आता है सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, रोहतक, झज्जर, भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, ये जो एरिया है, जींद का भी उसके अंदर है, जो जिससे हम नहर से पानी देते हैं। पिछले दिनों जैसे आपने कहा कि जिस तरीके से, जिस गलत तरीके से, असंवैधानिक तरीके से, अनुचित तरीके से हरियाणा का पानी पंजाब सरकार ने रोकने का काम किया था, उससे हमें दिक्कत परेशानी आई। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे डिपार्टमेंट ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए जितना पानी हमारे पास उपलब्ध था उसको अपलिफ्ट करके पंप सेट लगा करके जल घरों के अंदर डालने का काम किया नहर से, क्योंकि पानी जब थोड़ा आता है तो मोरी में ठीक तरीके से चढ़ नहीं पाता। और इसके अलावा जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ नए ट्यूबवेल भी हमने लगाए, पानी की राशनिंग भी हमने करी कि जहाँ हम 2 टाइम पानी देते थे शहर के अंदर, हमने 1 टाइम देने का काम किया। जहाँ गांव के अंदर पानी देते थे, हमने 1-1 दिन छोड़ के पानी के देने का काम किया। लेकिन हमने पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, ये बात ठीक है कि हम पूरा पानी नहीं दे पाए, कम दिया, लेकिन हर जगह पानी देने का काम किया। ये हमारे डिपार्टमेंट के हमने तमाम अधिकारियों की छुट्टी रद्द करके उनको एक जिस तरीके से युद्ध स्तर पे उनकी ड्यूटियां लगा करके हमने पूरे प्रदेश के अंदर वो पानी पहुंचाने का काम जो है वो किया। अब कितना पानी हरियाणा को मिल चुका है और कब तक हरियाणा की जो जहां दिक्कत रही वो स्थिति सुधर जाएगी? देखिए, हरियाणा ने जो डिमांड की थी कि 10,300 क्यूसेक पानी हमें जो चाहिए, और वो अभी देने की बात भी कही है, तो निश्चित रूप से अब आप ये मान करके चलें कि जब एक बार दोनों, क्योंकि हमारा जो सिस्टम है वो बटा हुआ है कि 7 दिन पानी चलता है, फिर 16 दिन में रहता है, फिर दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, इस तरीके से पानी जाता है। तो मैं समझता हूँ कि 3 सप्ताह के बाद में जब हर जगह पानी चला जाएगा तो उसके बाद में पीने के पानी की कोई किल्लत नहीं रहेगी। सिंचाई भी हमारे किसान जो है, क्योंकि नरमा की बिजाई का समय है, वो भी जो है वो कर पाएंगे अभी जो है, क्योंकि हमारा जो धान की बिजाई होती है वो तो 15 जून के बाद में होती है, लेकिन जो नरमा
और कपास जो है जो देसी की है वो तो टाइम एक तरीके से जा ही लिया। अब नरमा की कपास की जो बिजाई है उसका समय जो अभी चल रहा है और वो भी हमारे किसान भाई जो है नरमा की बिजाई कर सकेंगे। हमारा पानी अब जो आ गया है तो कोई दिक्कत परेशानी जो हमें नहीं होनी। लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान कह रहे हैं जिस तरह से वहां सीआईएसएफ की तैनाती की जा रही है तो वो कह रहे हैं कि सीआईएसएफ का खर्चा भी पंजाब दे और जो पंजाब के हिस्से का पानी है वो भी हरियाणा को दे, तो दो नुकसान हम क्यों करेंगे? देखिए अंकित जी, हमारा जो देश है इसका संघीय ढांचा है और हमारे देश के नियम कायदे बने हुए जिसके तहत ये देश चलता है। और जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके की कार्रवाई जो पंजाब सरकार ने पिछले दिनों की और वो भी उस हालात में जब हमारे पड़ोसी मुल्क से जो जिस तरीके की तनातनी चल रही थी उस समय में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना मतलब, और मैं कहूँगा उसको कि बहुत ही ओछी राजनीति उन्होंने करने का काम किया। उनकी करने का कारण भी मुझे स्पष्ट नजर आता है कि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो चली गई उसके बाद में लोग बोखड़ा गए हैं और हरियाणा के मुख्यमंत्री एक्टिव हो गए पंजाब में। हम तो एक्टिव ही रहते हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी 24 घंटे जनता के बीच में रहते हैं। 8,500 क्यूसेक से कभी भी कम पानी नहीं मिला। अभी भी जो बीबीएमबी ने जो फैसला किया था कि 8,500 क्यूसेक हरियाणा को पानी दिया जा सकता है, जिसमें हमारी नरमा की सिंचाई भी हो सकती थी, जिसमें हमें पीने का जो पानी का संकट आया वो भी हमारे सामने ना आता, और पीने का पानी भी पंजाब सरकार ने रोकने का काम किया। अब कहते हैं कि हम नहीं देंगे, केंद्र तो संभालेगा ना, केंद्र की तो जिम्मेवारी बनती है। हमने कहा है कि केंद्र इसको देखे और केंद्र ने सीआईएसएफ लगाई है तो स्वाभाविक है कि जिन लोगों ने इसकी उल्लंघन करने का काम किया उस पे उनको ये पैसा देना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल है कि अब आगे के लिए क्या व्यवस्था करेंगे, क्योंकि पंजाब ने जिस तरह से अभी आंखें दिखाई और पानी नहीं भी दिया उसमें वो कामयाब हुए, तो आगे के लिए क्या व्यवस्था ऐसी हरियाणा करने जा रहा है? देखिए, हरियाणा ने पहले ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने समझा करके केंद्र के सामने भी बात रखी। कोर्ट का फैसला भी हमारे सामने हमारे हक में जो है वो आया और केंद्र इसको देख रहा है। सीआईएसएफ स्वाभाविक है कि वहाँ केंद्र की एजेंसी को ही वो अपने हैंडओवर करके और अपना उसको संभालना चाहिए, और ताकि किसी भी स्टेट का आपस के अंदर इस टाइप की बात ना हो, आगे से इस तरीके का संकट फिर ना आए, इसके लिए जरूरी है कि केंद्र इसको अपने अंडर में ले। तो आप इसको कोरी राजनीति मानते हैं जो पिछले दिनों घटा? कोरी राजनीति नहीं, ओछी राजनीति मैं कहूँगा इसको। ओछी राजनीति ये जो है वो करने का काम किया। संवैधानिक पदों पर बैठ करके गैर संवैधानिक कोई भी बात करना, कोई भी इस तरीके का कार्य करना, वो ओछी राजनीति की कहलाता है। उन्होंने इस तरीके का दिखाने का काम किया कि हम ही पानी के रखवाले हैं। पंजाब की उन्होंने तो नारा लगवा दिया कि पंजाब की जनता भी इस बात को जानती है, हरियाणा की जनता भी जानती है, देश की जनता इस बात को जानती है और जनता देख रही है। और उनको लोगों को पता है, पंजाब के लोगों को भी पता है कि ये गलत बात इन्होंने करने का काम किया है, गलत तरीके से इस तरीके से पानी रोकने का काम किया है। हरियाणा तो पंजाब का छोटा भाई है, कोई दूसरे देश थोड़ी नहीं है कोई। तो हमारा तो एक और फिर एक बंटवारा हुआ है, और ये पानी ऐसा पानी है, अभी बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, 1 सतर तक ये उसके अंदर पानी रख सकते हैं, उसके बाद ये पानी पाकिस्तान की तरफ जाएगा बह करके। तो पाकिस्तान पानी चला जाए और हरियाणा में ना जाए, ये मानसिकता मान सरकार की रही, और ये ओछी राजनीति मैं इसको कहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि रणबीर गंगवा जी थे हमारे साथ, और उन्होंने वो पीडब्ल्यूडी विभाग की बात हो, वो पब्लिक हेल्थ विभाग की बात हो, तो पूरे विस्तार से बताया है कि कितनी सड़कें बन चुकी हैं और 15 जून तक उनका क्या टारगेट है। वहीं खुद के राजनीतिक सफर के बारे में भी उन्होंने पूरी बात बताई है कि आखिर इतने साल इंडियन नेशनल लोकदल में रहने के बाद उन्हें क्यों भारतीय जनता पार्टी के अंदर आना पड़ा और क्यों उनके मन में विचार आया कि वो राजनीति छोड़ दें। लेकिन उसके बाद आगे की जो प्रोसेस चली है, वहीं भगवंत मान ने जिस तरह से पानी रोका और अब पानी हरियाणा को मिला है,